सभी साथियों को नमस्कार। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिमिनल केस ट्रायल। शुरू से लेके आखिरी तक आपको इस वीडियो में अंत तक जरूर देखें। क्रिमिनल केस ट्रायल दो प्रकार के होते हैं। क्रिमिनल केस एफआईआर, पुलिस एफआईआर केस। दूसरा होता है प्रवाद कंप्लेंट केस। पहला केस वह होता है जो कि पुलिस एफआईआर के आधार पर होता है। दूसरा केस है कंप्लेंट केस प्रवाद, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 210 और 223 के तहत कोर्ट में कंप्लेंट केस प्रवाद दायर किया जाता है। यहाँ सिर्फ पुलिस द्वारा की गई एफआईआर केस के बारे में बात करेंगे। इसको हम तीनों भागों में बांटेंगे। पहला भाग पुलिस द्वारा कोर्ट चार्जशीट फाइल चालान पेश करने से पहले का है, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है। दूसरा भाग होता है कोर्ट में केस ट्रायल का, तथा तीसरा भाग होता है जजमेंट के बाद अपील और दया याचिका का। ठीक, उसके बाद चलते हैं। पहला भाग पढ़ेंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पहला भाग है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। अपराध होने के बाद सबसे पहला काम होता है उस अपराध की सूचना पुलिस को देना। जो व्यक्ति अपराध की सूचना देता है वह शिकायतकर्ता कहलाता है। जिस व्यक्ति के साथ अपराध किया जाता है वह विक्टिम फरियादी पीड़ित कहलाता है, और जो व्यक्ति अपराध करता है वह एक्यूज्ड आरोपी अभियुक्त कहलाता है। पुलिस को अपराध की सूचना देने वाला व्यक्ति पीड़ित नहीं भी हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति जिसने सिर्फ अपराध होते हुए देखा हो लेकिन वह व्यक्ति उस अपराध से पीड़ित ना हो, अर्थात उसका हिस्सा ना हो, वह व्यक्ति भी शिकायतकर्ता हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुलिस स्वयं किसी भी अपराध की शिकायत करता हो सकती है, जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी या गश्त पर है और वो कोई अपराध होते हुए देखे तो पुलिस ऑफिसर स्वयं भी शिकायतकर्ता हो सकता है। इसके अलावा पुलिस को अपनी मुखबरी खबरी से कोई सूचना मिले या फिर कोई अपनी पहचान बताए बिना पुलिस को सूचना दे तो उस अपराध में भी पुलिस ऑफिसर ही शिकायत करता होगा। जब भी पुलिस को अपराध की सूचना मिलती है उसका पहला काम होता है बीएनएस की धारा 173 के तहत एफआईआर रजिस्टर दर्ज करना। अगर समय नहीं है और मौके घटना स्थल पर पहुंचना जरूरी है तो पुलिस पहले मौके पर जाकर हालात काबू में करेगी और फिर एफआईआर दर्ज करेगी। उसके बाद संज्ञेय अपराध गंभीर अपराध के मामले में यदि आरोपी पकड़ाया नहीं गया है तो सबसे पहले पुलिस अपराधी को ढूंढकर बीएनएसएस की धारा 35 के तहत बिना वारंट के उसे अरेस्ट करती है। पुलिस बीएनएसएस की धारा 4949 के तहत उस आरोपी की तलाशी करती है, या फिर बीएनएसएस की धारा 185 के तहत पुलिस उस स्थान की भी तलाशी कर सकती है जहां पर वह अपराधी पकड़ा गया है। जो भी सामान उस आरोपी के पास होता है, सिर्फ उसे कपड़ों को छोड़कर वह सभी सामान पुलिस द्वारा अपनी अविरक्षा कस्टडी में रख लिया जाता है, अर्थात जब्त कर लिया जाता है। उस सामान की जब्ती रसीद भी पुलिस द्वारा आरोपी को दी जाती है। इसके बाद पुलिस
इसके बाद पुलिस बीएनएस की धारा 36 के तहत उस आरोपी के किसी भी परिचित या रिश्तेदार व्यक्ति को आरोपी के गिरफ्तार होने की खबर करेगी। अगर ज़रूरी हुआ तो आरोपी के दिए गए पते पर किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा जाकर उसे घर वालों को इत्तला दी जाएगी। पुलिस एफआईआर करने से पहले या फिर एफआईआर करने के बाद जैसा भी उचित समझे वैसे अपराधी आरोपी अभियुक्त एवं पीड़ित व्यक्ति को बीएनएसएस की धारा 51, 52, 53, 184 एवं 397 के तहत मेडिकल परीक्षण के पास के सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाएगी। न्यू धारा बीएनएसएस की धारा 30 के अनुसार भी एक डॉक्टर घायल या रोगी व्यक्ति का उसकी सहमति के बिना उसके जीवन की रक्षा के लिए उसका इलाज कर सकता है। बीएनएस की धारा 200 के तहत भी कोई भी हॉस्पिटल पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने मना नहीं कर सकता। यदि मामला रैप का है तो बीएनएसएस की धारा 184(6) के तहत डॉक्टर को रैप की जांच की रिपोर्ट 7 दिन के अंदर पुलिस थाने भेजनी पड़ेगी। इन सब कार्रवाइयों के बाद अगर पुलिस को लगता है कि जिस धारा में केस बनता है वो धारा जमानती है या फिर पुलिस के पास आरोपी के पर्याप्त सबूत नहीं है, तो दोनों परिस्थितियों में आरोपी को बीएनएसएस धारा 478 के तहत पुलिस थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस द्वारा किसी प्रकार की जमानत या बेल बॉन्ड की मांग भी आरोपी से की जा सकती है। अगर अपराध गैर जमानती धाराओं में है तो उदाहरण के लिए जैसे कि बीएनएसएस की धारा 64 रैप या धारा 103 हत्या, तो बीएनएसएस की धारा 58 के तहत पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी। इसके बाद ये भी है कि ऐसा अपराध जिनमें 7 वर्ष तक की सजा है उसमें पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। जिसमें 7 वर्ष तक की सजा है उसमें पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को थाने से सिर्फ नोटिस देकर छोड़ दिया जाएगा और जब पुलिस कोर्ट में चालान पेश करेगी उस दिन उस व्यक्ति को सीधे कोर्ट में हाजिर होना होगा और कोर्ट में जमानत लेनी होगी। इस दिशा निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 2014 SC 2756 2 जुलाई 2014 को जारी किया गया है। इसके बाद पुलिस मजिस्ट्रेट से आरोपी की पुलिस कस्टडी मांगती है। पुलिस कस्टडी का मतलब है कि आरोपी को थाने ले जाकर उससे पूछताछ करना, जैसे कि घटना कैसे हुई, कहाँ हुई, हथियार कहाँ छुपा रखा है, अपराध में कौन शामिल था। यदि बीएनएसएस की धारा 137 के तहत मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजना है या नहीं। ये मामला कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मनु भाई रटीलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात ORSN 28 सितंबर 2012। यदि पुलिस कस्टडी में भेजना है तो बीएनएसएस की धारा 187(3) के तहत पुलिस कस्टडी 15 दिन से अधिक नहीं होगी। पुलिस 15 दिन से अधिक कस्टडी नहीं लेगी और यदि पुलिस कस्टडी में नहीं भेजना होगा तो फिर मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। फिर आरोपी को जमानत देने की पावर मजिस्ट्रेट के पास ही होगी। लेकिन यदि केस सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय द्वारा विचारणी है, जैसे कि हत्या रैप का मामला, तो मजिस्ट्रेट बीएनएस की धारा 232 के तहत प्रक्रिया पूरी करने के बाद केस को सेशन कोर्ट के पास भेजे सुपुर्द कमिट कर देंगे। क्योंकि बीएनएस की धारा 23 के तहत मजिस्ट्रेट के पास केवल उन अपराधों का विचार करने की शक्ति है जिसमें केवल 3 वर्ष तक की सजा है या 10,000 रुपये जुर्माना। अब जो न्यू एक्ट आया है उसमें एक सजा को बढ़ा दिया गया है जिसका नाम है सामुदायिक सेवा। अब बढ़ा दिया गया है सामुदायिक सेवा, ये वाली सामुदायिक सेवा। पहले 5 पनिशमेंट थे लेकिन अब 6 हो गए हैं। जबकि बीएनएस की धारा 22 के तहत सत्र न्यायाधीश सेशन जज के पास मृत्युदंड तक की शक्ति है। इसलिए गंभीर धाराओं में किए गए अपराध की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते और इसीलिए मजिस्ट्रेट को
के सत्य न्यायालय के पास भेजना, कमिट करना पड़ता है। उसके बाद आती है स्टेज, आरोपी द्वारा जमानत या अग्रिम जमानत लेना। अब आते हैं आरोपी द्वारा जमानत या अग्रिम जमानत लेना। अगर कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है या फिर भाग गया है, वह आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से BNSS की धारा 482 के तहत कोर्ट में अग्रिम जमानत का आवेदन दायर कर जमानत ले सकता है, या फिर पुलिस द्वारा कोर्ट चार्जशीट दायर हो जाने के बाद पुलिस या कोर्ट के सामने समर्पण करके BNS की धारा 480 के तहत मजिस्ट्रेट की कोर्ट से और धारा 483 तहत सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से नियमित रेगुलर बेल ले सकता है। शिकायतकर्ता या पीड़ित विक्टिम व्यक्ति चाहे तो उसी कोर्ट में बेल में आपत्ति या फिर उस बेल के खिलाफ ऊपर की कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में BNSS की धारा 483(3) के तहत बेल कैंसिलेशन फाइल कर सकते हैं, जिससे कि आरोपी को जमानत ना मिल सके, और यदि मिल गई है तो जमानत रद्द कार्रवाई की जा सके। उसके बाद पुलिस द्वारा केस में इन्वेस्टिगेशन करना, सबूत इकट्ठा करना। बेल के बाद पुलिस द्वारा केस में इन्वेस्टिगेशन करना, सबूत इकट्ठा करना। ऊपर बताई गई सभी कार्रवाई और FIR रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस का काम होता है कि वे केस की निष्पक्ष जांच करे और कोर्ट में चार्जशीट फाइल करे। जो व्यक्ति पुलिस SDOP TI SI केस की जांच करता है, इसे IO अर्थात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं। IO ही केस की जांच करता है, घटना की जगह का नक्शा बनाता है। पटवारी द्वारा जरूरी कागजात और सबूत व्यक्तियों से या डिपार्टमेंट में से लेता है। गवाहों के द्वारा 180 BNSS में बयान दर्ज करता है आदि। अगर IO जांच में यह पाता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी है या पर्याप्त आधार अथवा साक्ष्य नहीं है, आरोपी के विरुद्ध FIR दर्ज की जाए तो पुलिस BNSS की धारा 189 के तहत फर्स्ट रिपोर्ट FIR क्लोजर रिपोर्ट कोई कोर्ट में सामने फाइल कर केस को ख़त्म कर सकता है। ऐसी स्थिति शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति चाहे तो प्रोटेस्ट पिटीशन फरबाद पर कोर्ट में BNSS की धारा 210(1) के तहत कोर्ट को आगे चला सकता है, केस को आगे चला सकता है, और साथ ही BNSS की धारा 173(4) के तहत मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकता है कि मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR दर्ज करने के आदेश दें। अगर ऐसा नहीं है और पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं तो फिर आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा कोर्ट में चालान, अंतिम प्रतिवेदन, अस्तकासा, अभियोग पत्र फाइल कर दी जाती है। यदि आरोपी के पास भी पुख्ता सबूत हैं कि पुलिस द्वारा उसे झूठा फंसाया गया है और उसके ऊपर गलत रूप से FIR दर्ज की गई है, तो FIR निरस्त कराने के लिए BNSS की धारा 528 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां के तहत आरोपी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, जिससे कि FIR निरस्त हो सके। उसके बाद आते हैं BNSS की धारा 187(3) के तहत पुलिस द्वारा किसी भी क्रिमिनल केस में चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा 60 या 90 दिन होती है, जो कि केस की धाराओं पर निर्भर करती है। जो केस बड़ी धाराओं में रजिस्टर्ड होते हैं, अर्थात मृत्यु, आजीवन कारावास, 10 वर्ष से ऊपर की सज़ा के होते हैं,
ऐसे मामले में 90 दिनों में पुलिस 90 दिनों में 90 दिनों में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी होती है। बाकी अन्य सभी धाराओं में 60 दिन 60 दिन में 60 दिन में पुलिस चार्जशीट फाइल करनी होती है। यदि पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो BENSS की धारा 187 भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत ही आरोपी को जमानत मिलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस जमानत को डिफ़ॉल्ट बेल भी कहा जाता है, लेकिन ये समय सीमा का नियम तभी लागू होता है जब आरोपी जेल में हो और उसकी जमानत न हुई हो। अगर आरोपी जमानत पर जेल से बाहर है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करने में 60 दिन 90 दिन से ज़्यादा समय भी लग सकता है। चार्जशीट में ये चीज़ें शामिल होती हैं। क्रिमिनल केस ट्रायल की चार्जशीट में ये चीज़ शामिल होती हैं। दोनों पार्टियों शिकायतकर्ता, पीड़ित, आरोपी का नाम, अपराध की सूचना की प्रकृति, पुलिस को अपराध की सूचना कैसे मिली, शिकायतकर्ता पीड़ित की शिकायत उसने की है, पीड़ित और आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट, आरोपी की गिरफ्तारी संबंधित पेपर, गवाहों के BENSS धारा 180 के बयान, आरोपी से जब्त किया हुआ हथियार, ये सामान, घटनास्थल का नक्शा, अन्य कोई केस से संबंधित पेपर, BENS की धारा 176 के तहत वीडियोग्राफिक्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट आदि। अब आते हैं दूसरा भाग है क्रिमिनल केस ट्रायल। पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट चालान दायर करने के बाद आरोपी पर क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू हो जाता है। यदि चार्जशीट और बयानों के देखने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी के ऊपर केस चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, अर्थात प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है जिस पर आरोपी के खिलाफ दर्ज चार्ज लगाकर केस को आगे चलाया जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को BENSS की धारा 262 के तहत सेशन कोर्ट द्वारा BENSS की धारा 250 के तहत और परवाद कंप्लेंट केस में मजिस्ट्रेट द्वारा BENSS की धारा 268 के तहत अनुमोचित डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस चलाने के पर्याप्त आधार हैं तो फिर ट्रायल शुरू किया जाता है। सबसे पहले आरोपी को या उसके अधिवक्ता को चार्जशीट की कॉपी दी जाती है। अगर कॉपी में कोई कमी है या चार्जशीट से संबंधित सभी दस्तावेज नहीं दिए गए हैं तो आरोपी के अधिवक्ता BENSS की धारा 230 के तहत कोर्ट के सामने आवेदन करके उन दस्तावेजों की कॉपी कोर्ट से लेते हैं या फिर चार्जशीट की कमियों को कोर्ट में बताकर ऑर्डर शीट पर लिखित करवाते हैं, जिससे कि वे बातें कल को केस की फाइल आर्गूमेंट के समय आरोपी के खिलाफ नहीं जाएं। ऑर्डर शीट वह होती है जिस पर पेशी के दिन कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई वह सब उसमें लिखा जाता है। उसके बाद स्टेज आती है चार्ज फ्रेम की। चार्जशीट के पेपर की कार्रवाई पूरी होने के बाद अर्थात आरोपी के अधिवक्ता को दस्तावेज चार्जशीट की कॉपी प्राप्त हो जाने के बाद चार्ज पर बहस आर्गूमेंट भी होती है। इसके लिए
एक पेशी पेशी मतलब दिनांक नियत की जाती है। चार्ज का मतलब होता है आरोपी और धाराएं लगाना। इस पे आरोपी पर किस कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, ठीक है, कि किस धारा में उस पर केस बनता है और किन धाराओं में उस पर केस चलाना चाहिए, इसे चार्ज फ्रेम करना होता है। चार्ज फ्रेम किए जाने के बाद कोर्ट आरोपी से पूछती है कि क्या उसे अपना गुनाह कबूल है। अगर वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसे उसी का वक्त या अगली पेशी पर सजा सुना दी जाती है और क्रिमिनल केस ट्रायल यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन आमतौर पर आरोपी को यह देखा जाता है कि गुनाह कबूल नहीं किया जाता है और कोर्ट में आरोपी कहता है कि वह क्रिमिनल केस ट्रायल के सामना करेगा, वो बहस करेगा, अपने एविडेंस फाइल करेगा। तो फिर उसी स्थिति में केस की सुनवाई शुरू हो जाती है, उसे ट्रायल प्रोग्राम भी कहा जाता है। उसके बाद आपकी स्टेज आती है गवाही की। जैसे कि मुजरिम जो है अपना कबूल नहीं कर रहा है अपना जुर्म, तो उसे अपनी साक्ष्य पेश करने होते हैं। वो अपने साक्ष्य क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू होने के बाद इस स्टेज पर पुलिस द्वारा चार्जशीट दी जाती है। गवाहों की लिस्ट के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 142 मुख्य परीक्षण चीफ होता है। प्रति परीक्षण जरह होती है। उसके बाद गवाहों की गवाही होती है। अभियोजन पीड़ित पक्ष और से जो गवाह होते हैं उन्हें पीडब्ल्यू प्रोसिक्यूशन विटनेस और आरोपी पक्ष की ओर से जो गवाह होते हैं उन्हें डिफेंस विटनेस कहा जाता है। यह गवाह क्रमवार होते हैं, जैसे कि PW1, PW2, PW3, डिफेंस विटनेस 1, डिफेंस विटनेस 2 ये होते हैं। तथा यदि इन्हीं गवाहों के द्वारा कोई सबूत कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसे EXPI1, EXP2, EX3, उसके बाद EXD1, EX2D, EXD3 के रूप में प्रतिशत एक्टिवेट कराया जाता है। सबसे पहले विक्टिम पीड़ित शिकायतकर्ता की गवाही होती है। उसके बाद कोई पब्लिक विटनेस, जैसे कि घटना के वक्त कोई चश्मदीद गवाह हो तो उसकी गवाही, उसके बाद पुलिस और डॉक्टर फॉरेंसिक लैब वालों की जो भी केस के अनुसार दिए हों। सबसे लास्ट में IO यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गवाही होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पहले अभियोजन पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सरकारी वकील ADPO AGP अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन के पक्ष से होते हैं। अभियोजन पक्ष के गवाहों का मुख्य परीक्षण होता है, एग्जामिनेशन चीफ करते हैं। सरकारी वकील जो होता है वो पीड़ित पक्ष का होता है, ठीक है। इसके बाद आरोपी एक अधिवक्ता उसे बचाने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों का मुख्य परीक्षण हो जाने के बाद उनसे जिरह करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, ठीक है। इसे प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। और यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 151, 52 और 154 के तहत आरोपी के अधिवक्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों से ऐसा बिना आधार के कोई प्रश्न नहीं करेंगे या फिर आइस ऑपरेशन भी नहीं करेंगे जिससे कि गवाहों की चरित्र पर आँच आए। वो अपमानित और अपमानजनक बातें नहीं करेंगे। यदि आरोपी के अधिवक्ता ऐसा कोई प्रश्न कोर्ट की अनुमति के बगैर पूछते हैं तो ये न्यायालय की अवमानना, कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा। और ऐसी स्थिति में यह मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश कि आरोपी के अधिवक्ता की रिपोर्ट हाई कोर्ट या बार काउंसिल से कर सकते हैं। फिर आगे यदि अधिवक्ता को कोई कार्रवाई करनी है तो हाई कोर्ट या बार काउंसिल करेंगे। इसलिए प्रति परीक्षा विशेषकर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन में इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। देखो जो आरोपी के अधिवक्ता द्वारा किया जाता है क्रिमिनल केस सबसे अहम भाग होता है। इसी में आपके अधिवक्ता की काबिलियत देखी जाती है कि वे केस को किस प्रकार अपने अनुसार मोड़ के आरोपी को बचा सकता है। इसके बाद अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता भी आरोपी के पक्ष के गवाहों से इसी प्रकार गवाही कराते हैं। यदि कोई नया तथ्य या बात बाद में कोर्ट के सामने आती है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 143 उपधारा 3 के तहत फिर से गवाही कराई जा सकती है। इसे बोलते हैं पुनः परीक्षण कहा जाता है, री एग्जामिनेशन, ठीक है।
अगर कोई अभियोजन पक्ष का गवाह या सरकारी गवाह अपने बयान से मुखर जाता, हॉस्टाइल हो जाता है, तो सरकारी वकील भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 157 के तहत खुद उस गवाह से जगह क्रॉस करते हैं, फिर उल्टा करते हैं उससे, जो यह साबित करने के लिए कि वो गवाह जानबूझकर झूठ बोल रहा है और आरोपी को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यह आरोपी से मिल गया है। यदि कोई गवाह किसी प्रश्न का उत्तर देने से बच रहा है या मना कर रहा है तो कोर्ट चाहे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 137 और 150 के तहत किसी गवाह को प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर भी कर सकती है। ठीक है दोस्तों। अगर कोई पीड़ित लड़की यदि कोई पीड़िता लड़की महिला रेप विक्टिम है और उसकी किसी मजिस्ट्रेट के सामने BNSS धारा 183 के बयान दर्ज हुए हैं और केस सेशन कोर्ट द्वारा विचारणी है, तो उस मजिस्ट्रेट को भी जिसके समक्ष पीड़िता के BNSS की धारा 183 के तहत बयान हुए हैं, उस मजिस्ट्रेट को गवाही के लिए सेशन कोर्ट द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 127 के तहत बुलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अभियोजन पक्ष की गवाही होने के बाद आरोपी पक्ष अपने बचाव के लिए अपनी गवाही करवा सकता है या फिर किसी और व्यक्ति की गवाही भी इसमें वो कोई सबूत जो उसके पक्ष में हो तो उसको पेश करता है, या फिर किसी व्यक्ति या संस्था, सरकारी या गैर सरकारी संस्था को कोर्ट द्वारा बुलाकर पेश करवाकर अपना पक्ष रखता है। BNSS की धारा 530 के तहत गवाही, सम्मन या वारंट भेजना आदि चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मदद से भी की जा सकती हैं। ठीक है। दोनों पक्षों पीड़ित पक्ष एवं आरोप पक्ष की गवाही के बाद BNSS की धारा 352 के तहत केस अंतिम बहस फाइनल आर्गूमेंट में लग जाता है। ठीक है दोस्तों। जिसमें दोनों पक्ष के अधिवक्ता अपने पक्ष समर्थन की बातें कोर्ट के सामने रखते हैं। अगर बहस में समय लगता है तो फिर उसकी अगली पेशी पर पूरा किया जाता है। ये बहस लिखित रूप में दी जा सकती है जिसे अंतिम लिखित तर्क भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आखिरी स्टेज है जजमेंट। ठीक है। केस में बहस पूरी होने के बाद BNSS की धारा 392 और 393 के तहत कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया जाता है। अगर आरोपी को बरी, दोषमुक्त, एक्विटल कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे सज़ा सुनाई जाती है। दोषी को सज़ा सुनाने के लिए तारीख नियत की जाती है। अब वो फांसी, आजीवन कारावास, सश्रम कारावास, फाइनल जुर्माना भरने, सामुदायिक सेवा, ये न्यू जजमेंट और न्यू पनिशमेंट है, जो है न्यू सज़ा दी गई है अब 2030 वाले एक्ट में। फिर सिर्फ कोर्ट में सारा दिन खड़े रहने या अन्य किसी प्रकार की काम करने की भी हो सकती है। अगर कोर्ट को किसी केस में आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सज़ा देनी होती है तो वे ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट सज़ा सुनाने से पहले फांस के साथ कंफर्मेशन के लिए फैसले की कॉपी BNSS की धारा 407 के तहत हाई कोर्ट में भेज दी है। हाई कोर्ट BNSS की धारा 409 के तहत या तो उसे मृत्युदंड की पुष्टि कर देती है या मृत्युदंड को दूसरी सज़ा में बदल सकती है, जैसे कि आजीवन कारावास। हाई कोर्ट बिना विलंब की मृत्युदंड की पुष्टि या अन्य सज़ा के आदेश की कॉपी को BNSS की धारा 412 के तहत सेशन कोर्ट को वापस भेज देती है। जब ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट को फांसी के मामले में हाई कोर्ट से कंफर्मेशन मिल जाती है तो वह आरोपी को फांसी की सज़ा सुना देती है। इसके बाद दोषी व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर सकता है कि उसे फांसी नहीं दी जाए। इसमें वह केस में अपने मजबूत पहलुओं, अपनी सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक मजबूरियों का हवाला देता है और सेशन कोर्ट द्वारा निर्णय में दी गई गलतियों को हाई कोर्ट के सामने अधिवक्ता के मध्य से रखता है। लेकिन अगर फिर भी हाई कोर्ट उसकी मृत्युदंड की सज़ा को अपील में कंफर्मेशन पुष्ट कर दे तो वे इस निर्णय की अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अपील पेंडिंग लंबित रहने के दौरान BNSS की धारा 430 के आरोपी अपीलीय कोर्ट में जमानत पर रिहा किया जाने के लिए आवेदन कर सकता है। अब यह अपीलीय न्यायालय के ऊपर है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, की आरोपी की जमानत पर रिहा करना है या नहीं। यदि फांसी की सज़ा मृत्युदंड दी गई है तो BNSS की धारा 455 के तहत अपील का निर्णय आने तक उसकी फांसी रोक दी जाती है। अगर
सुप्रीम कोर्ट में भी अपील खारिज हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड सजा बरकरार रखता है तो ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट से मृत्युदंड फांसी की सजा को कन्फर्मेशन पुष्टि कर देती है। अगर आरोपी की सजा उम्र कैद, आजीवन कारावास या उससे कम की होती है तो फिर ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब जजमेंट तो हो चुका है, ठीक है, सजा भी दी गई है। अब तीसरा भाग है, तीसरा भाग में आता है अपील। अगर दोषी को 3 साल या उससे कम की सुनवाई गई है तो आरोपी को उसी कोर्ट से निर्णय सुनाने की धारा के दिन तुरंत बाद BENSS की धारा 430 के तहत जमानत मिल जाती है। यदि सज़ा 3 साल से ऊपर की सुनाई गई है फिर आरोपी को जेल जाना है, फिर वो ऊपर की कोर्ट अपील या कोर्ट में अपील बेल जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। मौत की सज़ा में पर सीमा अधिनियम, लिमिटेशन एक्ट, मर्यादा अधिनियम आर्टिकल 115 के तहत आरोपी के पास 30 दिन का समय होता है अपील करने के लिए, जिस दिन से उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी, और बाकी अन्य प्रकार की सज़ा में हाई कोर्ट में 30 दिन तथा किसी अन्य कोर्ट में 60 दिन का समय अपील करने के लिए आरोपी के पास होता है। इसी प्रकार मौत की सज़ा में पर सीमा अधिनियम, लिमिटेशन एक्ट, मर्यादा अधिनियम के आर्टिकल 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पटिशन दायर करने का समय 60 दिन होता है और अन्य अपराधों में 60 दिन। अगर आरोपी को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सज़ा मिली है तो आरोपी BENSS की धारा 415 के तहत ऊपर की कोर्ट, जो कि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी हो, वहाँ अपील कर सकता है। ठीक है दोस्तों, मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये 4 कोर्टें होती हैं। ठीक है, शिकायतकर्ता पीड़ित को लगे कि आरोपी को सज़ा कम मिली है या दोष मुक्त हो गया है तो फिर वह शिकायतकर्ता पीड़ित भी ऊपर की कोर्ट में आरोपी ज़्यादा सजा दिलाने के लिए अपील BENSS की धारा 418 राज्य सरकार या 419 के तहत कर सकता है। हालांकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनके तहत कोई अपील नहीं की जा सकती। ये प्रावधान BENSS की धारा 295, 416 और 417 के तहत निर्धारित किए गए हैं। मुंशी पटिशन अब ये आती है, अगर दोषी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है, अगर दोषी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और दयायाचिका, अगर दोषी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और हाई कोर्ट तथा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील खारिज हो गई हो तो दोषी व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपने राज्य के राज्यपाल, गवर्नर और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका लगा सकता है। ये प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है, पहले राज्यपाल को फांसी, मृत्युदंड की सज़ा माफ़ करने का अधिकार नहीं था, केवल राष्ट्रपति को ही था कि दया याचिका पर विचार कर सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा द स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार बिट्टो 3 अगस्त 2021 के ऐतिहासिक निर्णय में राज्यपाल को भी यह शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, उसका पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पटिशन और उपचारात्मक याचिका। संविधान का अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत दोषी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पटिशन, पुनर्विचार याचिका लगा सकता है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय पर दोबारा विचार कर सके। यदि रिव्यू पटिशन, पुनर्विचार याचिका में भी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय कायम रखे और मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार रखे तो फिर भी व्यक्ति के पास आखिरी और अंतिम उपाय यह रहता है कि दोषी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक याचिका, क्यूरेटिव पटिशन दायर करे। क्यूरेटिव पटिशन शब्द की उत्पत्ति क्वीर शब्द से हुई है, जिसका शब्द का अर्थ उपचार होता है। उपचारात्मक याचिका में यह बताना आवश्यक होता है कि याचिकाकर्ता किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है। उपचारात्मक याचिका तब दाखिल की जाती है जब किसी आरोपी की राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पटिशन, पुनर्विचार याचिका दोनों ही खारिज कर दी जाती हैं। उपचारात्मक याचिका, क्यूरेटिव पटिशन की उत्पत्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा रूपा अशोक और वर्सेस अशोक छोड़ो इसे संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उपचारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। यदि उपचारात्मक याचिका भी खारिज हो जाती है तो फिर आरोपी को फांसी, मृत्युदंड की सजा से कोई नहीं बचा सकता, उसका मरना तय हो जाता है और इसी के साथ क्रिमिनल केस ट्रायल समाप्त हो जाता है।
यदि किसी व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज कराकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करा गया है एवं केस की सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी गलत थी, तो ऐसी स्थिति मजिस्ट्रेट बीएनएस की धारा 399 के तहत फरियादी पीड़ित व्यक्ति को यह आदेश कर सकते हैं कि फरियादी बतौर हर्जाना आरोपी व्यक्ति को प्रतिकर राशि दे, जो कि 1000 रुपये तक की हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इस सभी प्रक्रिया के दौरान यदि आरोपी जमानत पर जेल से बाहर है और किसी कारणवश पेशी पर कोर्ट नहीं जा पाता तो नीचे बताई गई बीएनएस की धारा के अंतर्गत हाजिरी माफ़ी या स्थायी हाजिरी माफ़ी का आवेदन कोर्ट में कर सकता है। पेशी में हाजिरी माफ़ी क्या होती है देखिए, अगर आरोपी जिसका केस कोर्ट में चल रहा है वे किसी कारण से उस दिन पेशी पर नहीं आ सकता तो अपनी अधिवक्ता के मद से बीएनएस की धारा 355 के तहत कोर्ट में आवेदन करके उस दिन नहीं आने का कारण दे सकता है, कोर्ट में जाने से बच सकता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो कोर्ट उसके विरुद्ध वारंट जारी कर देगा। इसके बाद आती है स्थायी हाजिरी माफ़ी। आरोपी अपनी कोई मजबूरी जैसे कि कोई बीमारी, वृद्धावस्था या कोर्ट से उसके घर की दूरी या गाड़ी का पंचर हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, किसी की मृत्यु हो जाने का कारण हवाला देकर जो भी अपने अधिवक्ता के मद से बीएनएस की धारा 228 के तहत कोर्ट में स्थायी हाजिरी माफ़ी परमानेंट एक्सक्यूशन ले सकता है। इससे उसे हर पेशी पर कोर्ट आने से छूट मिल सकती है। आरोपियों सिर्फ चार्ज फ्रेम करने के लिए और अंत में जजमेंट निर्णय के समय ही कोर्ट आना होता है। यदि किसी वजह से मजिस्ट्रेट या सत्य न्यायाधीश छुट्टी पर है तो केस प्रॉपर ऑर्डर की स्थिति में आ जाता है, अर्थात जब मजिस्ट्रेट या सत्य न्यायाधीश छुट्टी से वापस आ जाए तो केस को किसी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाना है। यदि आदेश मजिस्ट्रेट या सत्य न्यायाधीश छुट्टी से वापस आने के बाद स्वयं करते हैं, इसलिए केस की स्थिति प्रॉपर ऑर्डर समुचित आदेश कहा जाता है। ट्रायल के बीच में केस खत्म करने के उपाय भी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। राजीनामा, प्ली बर्निंग सौदा विवाद। यदि पीड़ित शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो जाता है तो बीएनएस की धारा 359 में बताए गए नियमों के तहत राजीनामा करके केस समाप्त कर सकता है। प्ली बार्गेनिंग सौदा विवाद। यदि राजीनामा नहीं होता तो बीएनएस की धारा 290 के तहत प्ली बार्गेनिंग सौदा विवाद का आवेदन देकर आरोपी अपनी सज़ा कम 1/4 करवाने के लिए अधिवक्ता के जरिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, प्ली बार्गेनिंग सिर्फ उन धाराओं के अपराध के लिए ही जिसमें 7 वर्ष तक की सज़ा है। रेप और हत्या जैसे केस में यदि अभियोजन पक्ष के ऐसे गवाह अपने बयान बदल दें, लेकिन पक्ष में गवाही दे दें तथा आरोपी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी ना हो जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट, जबकि आरोपी घटना के समय बता दी हुई स्थिति में भी आरोपी को दोषी किया जा सकता है। ठीक है, दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।